तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा चैप्टर मोशन। सबसे पहले हम लोग जो रिवीजन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है कि फिजिकल क्वांटिटी हम लोग किसको बोलते हैं। देखो, फिजिकल क्वांटिटी हम किसको बोलेंगे, उस तरह की कोई भी क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड। सिंपल सी बात है, जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उस तरह की कोई भी क्वांटिटी जो है दैट विल बी नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो एनी सच क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। ओके, फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी होता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा फिजिकल क्वांटिटी होता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या बोला, जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। और दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी हो गई, एक हो गई स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी हो गई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हम उस तरह की फिजिकल क्वांटिटी को बोलेंगे जिस फिजिकल क्वांटिटी में कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, उस तरह की फिजिकल क्वांटिटी जिसमें कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, उस तरह की फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोला जाएगा? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बोला जाएगा, जिसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे मास है, मास में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। डिस्टेंस है, डिस्टेंस में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे, जब हम फोर्स की बात करेंगे, जब हम एक्सीलरेशन की बात करेंगे, जब हम प्रेशर की बात करेंगे, तो ये सारी की सारी चीजें, जो भी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है, सारी की सारी क्वांटिटी कैसी है, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, फोर्स हो या एक्सेलरेशन हो, प्रेशर हो, ये सब के सब जो है इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, एक फिक्स डायरेक्शन है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। तो उस तरह की फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मेजरमेंट के साथ साथ, मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड तो है ही है, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी एक वैल्यू तो है ही, वैल्यू होने के साथ ही उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, तो उस तरह की क्वांटिटी को हम लोग क्या नाम देते हैं? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। और जब उसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता तो दैट इज कॉल्ड एज स्केलर फिजिकल, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, वहां पे ओनली मैग्नीट्यूड होंगे। उस तरह की फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड तो है और मैग्नीट्यूड के साथ ही साथ वहां पे एक पर्टिकुलर, एक फिक्स्ड डायरेक्शन भी है, दोनों ही चीजें हैं। तो उस तरह की क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड। किसी भी चीज की क्वांटिटी जो, जैसे लेंथ हमने बोला कि किसी चीज की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो इसमें 10 जो है दैट इज व्हाट? 10 इज मैग्नीट्यूड। ये जो वैल्यू है ना, ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है, इस न्यूमेरिक वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। दिस इज मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड। जैसे लेंथ, लेंथ क्या है? स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर क्या है? स्केलर। टाइम, इस सब में देखो, ये सब जितनी भी चीजें यहाँ पे है ना, इस सब में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। यहाँ पे जितनी सारी चीजें हैं, इस सब में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। इस सब में चूंकि कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, तो इस तरह की जो क्वांटिटी होगी, यहाँ पे देखो लेंथ में कहाँ कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है, टेम्परेचर कोई डायरेक्शन नहीं है, टाइम में कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इस तरह की क्वांटिटी जितनी भी यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सारी की सारी क्वांटिटी किस तरह की क्वांटिटी है? स्केलर। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में, वो सारी की सारी क्या होगी? वो सारी की सारी होगी वेक्टर। अब जैसे देखिए फोर्स, जब हम फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। जैसे हमने बोला 10 न्यूटन फोर्स, तो 10 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन ऑफ फोर्स, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। फोर्स को बिना डायरेक्शन के कैसे स्पेसिफाई करोगे? फोर्स का तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा ना। उसी तरह से हमने बोला वेट, वेट जब भी हम बोलते हैं, जब भी हम ये टर्म बोलते हैं वेट, तो वेट का डायरेक्शन हमेशा फिक्स्ड है, दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ।
वेट इज द फोर्स। वेट का डेफिनेशन क्या है? वेट का डेफिनेशन अभी मैं आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में समझाऊंगा। वेट इज द फोर्स by which any mass is attracted toward center of earth। ये है इसका डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन है ना, अब जब हम अर्थ पे बोल रहे हैं तो ये अर्थ की टूवर्ड सेंटर, मून पे होगा तो मून के सेंटर पे, दूसरे प्लैनेट पे होगा उस ऑब्जेक्ट प्लैनेट के सेंटर पे। तो वेट क्या है? वेट इज द फोर्स। व्हाट इज वेट? वेट इज द फोर्स by which any object, any mass मतलब any object is attracted toward the center of earth या center of that planet। मून पे है मून पे, जुपिटर पे है तो जुपिटर पे। तो that force is called as weight। इस फोर्स को हम लोग वेट बोलते हैं, ठीक है। तो वेट इज आल्सो द फोर्स। डिस्प्लेसमेंट, जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। डिस्प्लेसमेंट के बारे में अभी हम लोग समझेंगे। एक्सेलेरेशन, जब हम एक्सेलेरेशन बोलते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कहां से आती है? पर्टिकुलर डायरेक्शन से। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो है हमेशा अपोजिंग फोर्स होता है। फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिंग फोर्स, ऑलवेज अपोजिंग फोर्स, वो हो गया फ्रिक्शन। वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो गया? ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट हमारी स्लाइड में, दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द मेजरमेंट ऑफ हाउ फार द ऑब्जेक्ट आर। मतलब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक जगह से कितनी डिस्टेंस पे है या कितने उसने पाथ कवर किए हैं, दैट कवर्ड पाथ इज कॉल्ड एज इट्स डिस्टेंस, ठीक है। तो इन फिजिक्स डिस्टेंस इज अ फिजिकल लेंथ। सिंपल बोले तो लेंथ है कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितना लेंथ कवर किया है। उस लेंथ कवर्ड को, पाथ कवर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? पाथ कवर्ड को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस कवर्ड। ये कौन सी क्वांटिटी? जब हम पाथ कवर्ड की बात करते हैं तो वहां पे कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। जैसे मान लो कि आप घर से स्कूल जाते हो, तो घर से जब आप स्कूल जाते हो तो घर से स्कूल जाने का बहुत सारा रास्ता हो सकता है। आप चाहो तो घर से स्कूल जाने के लिए आप ये वाला पाथ सेलेक्ट कर सकते हो, पाथ नंबर ए। घर से स्कूल जाने के लिए आप मान लो कि ये वाला पाथ सेलेक्ट किए, पाथ नंबर बी। घर से स्कूल जाने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप अपने घर की छत पे बैठो, घर की छत पे हेलीकॉप्टर पे बैठो और स्कूल की छत पे हेलीकॉप्टर से उतर जाओ। ये भी तरीका हो सकता है जिसमें आपको कोई डायरेक्शन नहीं चेंज करनी पड़ी, दैट इज पाथ नंबर सी। या चौथा हो सकता है कि आप जो है पहले स्पाइस मॉल जाओ, स्पाइस मॉल से घूम करके फिर जो है आप क्या करो कि लॉजिक्स की तरफ निकल जाओ, लॉजिक्स की तरफ से घूम फिर करके तब आप स्कूल जाओ। ये भी तरीका हो सकता है। ये हो गया पाथ नंबर डी। ये तरीके भी हो सकते हैं। अब पाथ नंबर ए से जब जा रहे हो आप तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड जो हो रही है वो हो रही है, सपोज करते हैं 5 किलोमीटर। पाथ नंबर बी से जब आप जा रहे हो तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो थोड़ी कम है और ये सपोज मान लेते हैं 3.5 किलोमीटर। हेलीकॉप्टर से जब आप जा रहे हो, घर की छत पे बैठे और सीधा स्कूल की छत पे उतरे, तो उस वक्त की जो डिस्टेंस कवर्ड थी वो थी 2 किलोमीटर। और जब आप स्पाइस मॉल घूमे, फिर लॉजिक्स मॉल घूमे, फिर उसके बाद स्कूल पहुंचे, तो आपने जो डिस्टेंस कवर की दैट वाज 10 किलोमीटर। है तो ये सारा डिस्टेंस ही, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये सब के सब डिस्टेंस ही है इसमें,
है ना, ये सब के सब डिस्टेंस है, ये सब जो आप देख रहे हो ये सब के सब क्या है, डिस्टेंस। इसमें जितने भी आप देख रहे हो सब के सब डिस्टेंस है ना। लेकिन इस सारे डिस्टेंस में, इस सारे के सारे डिस्टेंसेज में ए भी डिस्टेंस है, बी भी डिस्टेंस है, सी भी डिस्टेंस है और डी भी डिस्टेंस है, सब के सब पाथ कवर्ड है, सब के सब। लेकिन इस सारे पाथ में से एक पाथ ऐसा भी है जिसमें कि कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। ये वाला जो पाथ है, इस पाथ में अगर आप देखो तो यहां से घर से स्कूल जाते वक्त कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। तो ये जो पाथ नंबर 3 है, पाथ नंबर 3, ऑल्दो दिस इज ऑल्सो डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस है, बट इस वाली डिस्टेंस को, ये वाली जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस will be known as displacement। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्यों बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस है, सी वाली जो डिस्टेंस है, इसमें कहीं पे भी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, इसका एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड है। देखो ना, मैग्नीट्यूड है ना, ये दो टू जो है दैट इज इट्स मैग्नीट्यूड, दैट इज इट्स वैल्यू, है ना, दैट इज द वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 2, एंड इट हैज अ पर्टिकुलर फिक्स्ड डायरेक्शन। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, पाथ नंबर 3 को क्या बोलेंगे, पाथ नंबर 3 कहने का मतलब पाथ सी, यहाँ पे हम सी की बात करें, पाथ सी इज व्हाट, पाथ सी इज डिस्प्लेसमेंट। दिस डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ऑल्दो दिस इज अ डिस्टेंस बट दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। और किसी में देखो तो कोई फिक्स डायरेक्शन है क्या, यहाँ पे देखो कंटिन्यूअसली इट इज चेंजिंग 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 अगेन चेंजिंग अगेन चेंजिंग, यहाँ पे देखो कंटिन्यूअसली डायरेक्शन इज चेंजिंग फ्रॉम मूविंग फ्रॉम होम टू स्कूल, अगेन चेंजिंग, डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। ये वाला डायरेक्शन जो है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं हुआ, यहाँ पे कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ पाथ नंबर सी में। सो पाथ नंबर सी इज टर्म्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो हम कैसे डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कैसे करेंगे और डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस इज द मेजरमेंट ऑफ द पाथ कवर्ड, जो वो पाथ कवर कर रहा है दैट इज द डिस्टेंस। बट उसी डिस्टेंस में से एक डिस्टेंस जिसमें कि पाथ कवर नहीं, पाथ का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, उस वाले डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर, क्योंकि दैट इज हैविंग द फिक्स्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज पर्टिकुलर फिक्स्ड डायरेक्शन, सो दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यही तो हमने पढ़ा था अभी कि वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे, जिसमें मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड इज दिस वन, दिस इज द मैग्नीट्यूड and having the fixed direction. So C is the displacement, it is a vector quantity। A, B and D is not vector, A, B and D is not vector, सिर्फ मैग्नीट्यूड है वहां पे 5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, मैग्नीट्यूड है वहां पे, लेकिन वहां पे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं। वेक्टर हमेशा स्मॉलेस्ट ही होता है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा स्मॉलेस्ट ही होता है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन होता है ना, तो स्ट्रेट लाइन जो है वो हमेशा स्मॉलेस्ट ही होगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर इस पॉइंट, ये अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट मान ले रहे हैं, ये मान लो कि स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका एंडिंग पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है ये वाला फाइनल। तो स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन से छोटा क्या हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। स्ट्रेट लाइन से छोटा प्रैक्टिकली कुछ पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है स्ट्रेट लाइन से छोटा प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है। तो यही स्ट्रेट लाइन जो है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, यही स्ट्रेट लाइन क्या होगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस तो आप चाहे जिधर से भी जाओ, दैट इज द डिस्टेंस। बट ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस का नाम क्या है, इसी डिस्टेंस को, ये ऑल्दो इट इज अ डिस्टेंस, ऑल्दो इट इज अ डिस्टेंस, तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो है
ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हो गया। किसी दो पॉइंट के बीच का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ए स्ट्रेट लाइन, हमेशा। स्टार्ट कर रही है, यहां से वो स्टार्ट कर रही है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका फाइनल डेस्टिनेशन है, ये इसका हो गया फाइनल डेस्टिनेशन। ये जब बाय रोड जा रही है तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो है दैट इज 134 किलोमीटर, दिस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो टोटल पाथ जो वो कवर कर रही है, देखो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमेशा शॉर्टेस्ट लाइन होता है, वो हमेशा जो स्ट्रेट लाइन होता है, जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करता है, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट यहां से जो है वो बिल्कुल ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हमेशा दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ये हमेशा जब भी होगा तो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, इससे छोटा कोई पाथ हो ही नहीं सकता, इससे छोटा कोई पाथ हो ही नहीं सकता। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है 100 किलोमीटर, ठीक है, दिस इज 100 किलोमीटर, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, वो शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा उस दोनों पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन ही होता है, ठीक है, ये हमेशा आपको याद रखना है। अब जैसे यहाँ पे इस केस में आ जाते हैं, एक दूसरे केस में आ जाते हैं, सपोज करो ये केस है, ये देखो यहाँ पे कोई 20 मीटर की स्विमिंग पूल है, डेव जो है वो 3 लेंथ कवर कर रहा है। तो अगर वो 3 लेंथ कवर कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, डेव जो है वहां पे 3 लेंथ कवर कर रहा है। 3 लेंथ कवर करने का मतलब क्या हुआ, 20 गया, फिर 20 वापस आया, 2 हो गया, फिर 20 इधर गया। तो टोटल लेंथ कवर्ड देखोगे तो 1 2 3, टोटल लेंथ कवर्ड इज 20 into 3, that is equal to 60 मीटर, ठीक है, दैट इज द टोटल लेंथ कवर्ड, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लेंथ कवर की बात कर रहे हैं, टोटल ये जो 60 मीटर है, दैट इज द डिस्टेंस। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करो, मान लो कि वो इस वाले यहाँ पे मूव कर रहा है, एक बार वो यहाँ से यहाँ आया, फिर इधर, फिर दूसरी बार वो यहाँ से यहाँ गया इधर, फिर तीसरी बार वो यहाँ से यहाँ आया, 3 बार, मतलब ओरिजिनल पॉइंट उसका ये है, फाइनल पॉइंट उसका ये है। तो इस अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस उसने 60 मीटर जरूर कवर किया, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो स्ट्रेट लाइन है वो तो यही होगा, दैट इज ओनली 20 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ का जो है दैट विल ओनली बी 20 मीटर, बट डिस्टेंस यहाँ का देखो तो दैट विल बी 60 मीटर, है ना, क्योंकि 3 डिस्टेंस कवर करना है तो दैट विल बी 60 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज ओनली 20 मीटर, क्यों, क्योंकि इनिशियल पॉइंट यहाँ है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और फाइनली वो जो है 3 बार कवर करना है, 1 2 3, 3 बार कवर करने के बाद वो यहाँ पे, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हियर इज ओनली 20 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हियर इज 20 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट डेव्स की जो डिस्टेंस कवर्ड है, डिस्टेंस कवर्ड इज 60 मीटर, ठीक है। चलिए अब हम इसमें आते हैं, अगर ये 4 लेंथ कवर कर रहा है, 4 लेंथ कवर कर रहा है, तो इसमें जो है उसने 4 लेंथ कवर किया। 4 लेंथ कवर करने का मतलब चलो हम यहाँ पे मान लेते हैं, एक बार वो इधर आया 20, फिर वो वापस गया 20, 40 हो गया, फिर वो वापस इधर आया 60, फिर वो वापस यहाँ पे गया, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट उसका सेम है। तो टोटल मार्टी का जो लेंथ कवर्ड है, मतलब कहने का डिस्टेंस कवर्ड है, डिस्टेंस इज 80, 4 बार है ना, 80 मीटर हो गया। लेकिन उसका अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इज 0, क्यों, क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट हियर इज 0। तो हु हैज कवर्ड ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट, तो डेव हैज कवर्ड ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट, मार्टी और डेव, तो डेव ने कवर किया ज्यादा डिस्प्लेसमेंट। हु हैज कवर्ड ग्रेटर डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस की बात करें तो मार्टी ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, मार्टी ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया,
ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस ऐसे ही आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। जब भी हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करेंगे, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको ये याद रखना है कि सामने की ओर, ये ऊपर नहीं है, ये ऊपर नहीं है, ये आपके सामने है, ये इन फ्रंट है, ठीक है। ये आपके स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा होगा, लेकिन कॉपी पे जब आप देखोगे तो कॉपी पे तो ये इन फ्रंट ही होगा ना। साउथ मतलब पीछे की ओर, बैक की तरफ। और अगर ओरिजिनल डायरेक्शन पता है तब तो ओरिजिनल डायरेक्शन से नॉर्थ साउथ ले लो। अगर ओरिजिनल डायरेक्शन कहीं पे भी पता हो किसी जगह पे, तो फिर वो ओरिजिनल डायरेक्शन हो जाएगा। और नहीं तो सामने की ओर नॉर्थ, पीछे की ओर जो आपका बैक है उसकी तरफ साउथ, और नॉर्थ के राइट साइड में हमेशा, नॉर्थ के राइट साइड में ईस्ट, और नॉर्थ के लेफ्ट साइड में हमेशा, लेफ्ट साइड में वेस्ट, और इधर राइट साइड में ईस्ट। और जब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको पता हो तो फिर पर्टिकुलर डायरेक्शन से आप यूज करो। तो स्पीड और वेलोसिटी, ये हमारा अभी का नेक्स्ट टॉपिक है। स्पीड क्या होता है? स्पीड का मतलब क्या होता है? हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स। किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, मतलब वो कितनी फास्ट ट्रैवल कर रही है, दैट इज द स्पीड। स्पीड बोले तो स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड in 1 unit time. Distance traveled in 1 unit time. That is called as its speed. ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 unit टाइम। अब यहाँ पे 1 unit टाइम, यूनिट टाइम का मतलब क्या है? टाइम की यूनिट क्या हो सकती है? टाइम की यूनिट सेकंड भी हो सकती है, टाइम की यूनिट मिनट भी हो सकती है, टाइम की यूनिट आवर भी हो सकती है, टाइम की यूनिट ईयर भी हो सकती है। ये सब तो टाइम ही है ना। आप चाहे जो भी यूनिट ले लो, आपकी मर्जी है, आपकी जो मर्जी है वो यूनिट लीजिए, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट की बात करोगे तो दैट इज सेकंड। ये सब के सब टाइम की यूनिट है, ये सब टाइम की यूनिट है। सेकंड हो, मिनट हो, आवर हो, ईयर हो, सब का सब टाइम है। लेकिन इसमें स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो हमेशा एक ही होता है, वो हमेशा एक होता है, एंड दैट इज सेकंड। ठीक है, जब एसआई यूनिट की हम बात करेंगे तो इस सारे यूनिट्स में से एक ही यूनिट होगा एसआई यूनिट, दैट इज सेकंड। ओके, MIN ही लिखते हैं मिनट के लिए, हम लोग MIN ही लिखते हैं, मिनट के लिए M नहीं यूज करते। ठीक है, जब भी आप मिनट लिखोगे तो मिनट को MIN लिखोगे, क्योंकि स्मॉल m लिखने से क्या हो जाता है, वो मीटर बन जाता है। दिस इज यूज्ड फॉर मीटर, तो इसलिए हम मिनट के लिए पूरा MIN लिखते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया स्पीड के बारे में। अब देखो, स्पीड के बारे में हो गया, अब हम लोग आ जाते हैं कि वेलोसिटी क्या है। ठीक है, वेलोसिटी, ये तो स्पीड के बारे में हो गया। वेलोसिटी क्या है? जब स्पीड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, व्हेन स्पीड इज इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन में होगी स्पीड। जब स्पीड एक फिक्स डायरेक्शन में होगी तो उस फिक्स डायरेक्शन की स्पीड को हम क्या बोलेंगे? उस फिक्स डायरेक्शन की स्पीड को हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी। जब एक फिक्स डायरेक्शन में स्पीड होगी तो उस फिक्स डायरेक्शन की स्पीड को क्या बोला जाएगा? वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे स्पीड का जो डेफिनेशन, स्पीड का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग क्या बताए थे? स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रैवल इन यूनिट टाइम। मतलब स्पीड का अगर हम फॉर्मूला बताएं तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, है ना। लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब आपको पता ही है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। जब डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाती है तो वो डिस्टेंस क्या बन जाती है? डिस्प्लेसमेंट बन जाती है। जब डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन में हो जाएगी तो उसी डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसका मतलब स्पीड वेलोसिटी कब बन जाएगी? जब
पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जब स्पीड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी तो उस वाली स्पीड को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। तो आप वेलोसिटी को ऐसे भी डिफाइन, वेलोसिटी का एक डेफिनेशन तो यही हो गया, आप फॉर्मूला से डिफाइन कर दो इसको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। दूसरा तरीका क्या है, आप वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए सिंपल सा तरीका यूज क्या कर सकते हो, स्पीड इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। सिंपल ये है ना, स्पीड जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी तो वहां की कंडीशन में डिस्टेंस क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। वैसी कंडीशन में स्पीड क्या बन जाती है, वेलोसिटी बन जाती है। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था वैसे स्पीड वेलोसिटी हो जाए, स्पीड और वेलोसिटी हो जाए, बिल्कुल सेम वैसा ही। अब डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों की जो एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, दोनों की। क्योंकि दोनों क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो मीटर ही होगा, तो वहां पे यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, वेलोसिटी के ऊपर में वेलोसिटी को शो करने के लिए आप मीटर के ऊपर एरो लगा सकते हो। इससे ये पता चल जाता है कि दिस इज डिनोटिंग वेलोसिटी, ये पता चल सकता है, पता चल जाता है। आप अगर चाहो तो कर सकते हो, ऐसे कोई कंपलसरी नहीं होता कि हर बार आप लगाओ ही, लेकिन आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो मीटर पर सेकंड, ठीक है, वो बन जाती है वेलोसिटी। हाँ, एक चीज जरूर याद रखिएगा, वेलोसिटी एंड स्पीड आर सेम इन ग्राफ। ग्राफ के केस में स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली अगर सामने की बात करें, अभी आपको बताया कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड हो जाएगी तो उसको वेलोसिटी हम बोलेंगे, लेकिन ग्राफ के केस में ये हमेशा सेम होगा। ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, इस बात को याद रखिएगा। ग्राफ के केस में जो वेलोसिटी है वही स्पीड है, जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। ग्राफ के केस में हमेशा सेम है। ऑफ टिपिकल स्पीड्स, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट की स्पीड है, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट की स्पीड है, ठीक है। तो स्पीड जो है वो हमने कैसे अभी डिफाइन किया था, स्पीड हमने डिफाइन किया था एज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। मतलब रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड मतलब क्या होता है कि एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर्ड हुई, मतलब एक सेकंड की जो डिस्टेंस कवर्ड होगी दैट इज कॉल्ड एज स्पीड। और इसको हम लोग फॉर्मूला यही निकाले थे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड। स्केलर क्वांटिटी होती है, ये मैंने आपको समझा दिया था, इसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। और चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो कोई भी स्केलर क्वांटिटी हमेशा याद रखिएगा, कोई भी स्केलर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये हमेशा याद रखिएगा। स्केलर क्वांटिटी कोई भी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एवरेज स्पीड। जब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो एवरेज स्पीड क्या होता है, दिस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, दिस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड में टोटल टाइम टेकन से जब हम डिवाइड करते हैं टोटल टाइम टेकन, तो वो क्या बनता है, एवरेज स्पीड बनती है। तो अ बॉडी ट्रैवलिंग, ये तो हो गया, अ बॉडी ट्रैवलिंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर माइट स्टॉप, स्लो डाउन, स्पीड अप हो सकता है, मूव एट द कांस्टेंट स्पीड हो सकता है। लेकिन इसीलिए जब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं तो एवरेज स्पीड क्या होता है, दिस इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज द एवरेज स्पीड। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, जब अभी मैंने बताया टोटल पर्टिकुलर डिस्टेंस में जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगी तो दैट विल बी नोन एज वेलोसिटी। तो उसमें पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, दैट विल बी द वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकाले तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी विल बी द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, दैट विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम। ओके बच्चों, एक और तरीका होता है एवरेज वेलोसिटी निकालने का, ये तरीका, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन जो टोटल टाइम होता है, दैट इनिशियल वेलोसिटी u प्लस v अपॉन 2 पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज 2,
उससे हम डिवाइड कर देते हैं u प्लस v इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, इससे डिवाइड कर देते हैं, ये बन जाता है एवरेज वेलोसिटी। या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ले लो, दैट विल बिकम द एवरेज वेलोसिटी। तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कंडीशन, दैट इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन किसको बोले? देखो यहीं से बच्चों को प्रॉब्लम होना शुरू होता है। वेलोसिटी वगैरह में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बच्चों को यहां से प्रॉब्लम होना शुरू होता है। देखो एक्सीलरेशन का मतलब पहले समझिए। एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट जीरो वेलोसिटी से अगर कोई सर्टेन स्पीड कवर करता है, जीरो वेलोसिटी से अगर कोई सर्टेन स्पीड कवर करेगा, तो इसका मतलब है कि वहां पे निश्चित रूप से उसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली बढ़ी होगी। ये जो कॉन्टिन्यूसली स्पीड उसकी बढ़ी होगी, ये जो बढ़ने की रेट है कि एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितने से चेंज हुई है, इस चेंज को एक सेकंड में जो वेलोसिटी कितने से चेंज हुई, उसी चेंज को हम क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी in 1 second, change in velocity in 1 second, that is called as acceleration। तो जब हम एक्सीलरेशन की बात करते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, मतलब एक सेकंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितने से चेंज हुई, दैट चेंज इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन। जैसे देखो यहाँ पे हमने दिखाया है कि सपोज द वेलोसिटी ऑफ अ कार इज u एट टाइम t1, लेटर एट टाइम t2 इसकी वेलोसिटी हो जाती है v। ठीक है, स्टार्टिंग यहां से हम कर रहे हैं, किस टाइम में? t1 टाइम। t2 टाइम में इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है? v हो जा रही है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज इन वेलोसिटी यहां पे क्या होगी? फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी एंड दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। कितनी टाइम में हो रही है? t2 माइनस t1 में हो रही है। यहां से स्टार्टिंग हुआ था और यहां तक में जो है u से v हुआ, तो ये जो चेंज हुआ है कितनी टाइम में हुआ है? इतने टाइम में हुआ है। तो एक्सीलरेशन क्या होगा? दिस चेंज डिवाइडेड बाय दिस चेंज, दिस चेंज डिवाइडेड बाय दिस चेंज, मतलब v माइनस u डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। यही तो हमने बोला यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो ये क्या है? वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। टाइम टेकन क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। और इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द एसआई। बाकी दूसरा यूनिट तो कुछ भी हो सकता है, बट एसआई यूनिट की जब हम बात करेंगे तो एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट विल बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड एज एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये हो गया एक्सीलरेशन के बारे में। कुछ पूछना है किसी को? चलिए, तो अभी तक हमने जो जो चीजें पढ़ी उसी चीजों को हम लोग लेकर के आते हैं अब ग्राफ पे। अब इसी चीजों को, जो जितनी चीजें हमने पढ़ी है ना, उसी चीजों को हम ग्राफ पे लेकर के आ रहे हैं। मोशन के बारे में देखते जाओ। मोशन यही था, पोजीशन इज द चेंज इन पोजीशन, डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ कवर्ड था, एक्चुअल लेंथ कवर्ड था। हाउ इज द एवरेज वेलोसिटी डिफरेंट फ्रॉम वेलोसिटी? वेलोसिटी किसी एक पर्टिकुलर टाइम का होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे हमने जब बात की तो वो वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इंटायर जर्नी की होगी। जब भी हम एवरेज बात करते हैं तो दैट विल बी ऑफ इंटायर जर्नी, चाहे वो स्पीड के बारे में बात करें, चाहे वो वेलोसिटी के बारे में बात करें, दैट विल बी ऑलवेज ऑफ इंटायर जर्नी। जब हम स्पीड बोलते हैं, जब आप गाड़ी में जा रहे हो तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड देखते हो, उस टाइम पे आपकी स्पीड क्या है। लेकिन जब आप एवरेज स्पीड देखते हो तो पूरी की पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड। उसी तरह से जब वेलोसिटी देखोगे तो एक पर्टिकुलर टाइम की वेलोसिटी होगी। जब एवरेज वेलोसिटी बोलोगे तो पूरी की पूरी जो जर्नी है उसकी एवरेज वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे? देखो यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। तो उस तरह की मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस मतलब यहाँ पे हर सेकंड में मान लीजिए कि हर सेकंड में ये 2 मीटर फिर 2 मीटर फिर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर कवर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए एक सेकंड में इसने 4 मीटर कवर किया, फिर दूसरी सेकंड में 10 मीटर कवर किया, फिर तीसरी सेकंड में 30 मीटर कवर किया, फिर चौथी सेकंड में 50 मीटर कवर कर लिया, ये यूनिफॉर्म नहीं है। कोई भी चीज जब एक प्रॉपर सीक्वेंस में चेंज होती है दैट इज यूनिफॉर्म, जब प्रॉपर सीक्वेंस में चेंज नहीं होती दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, यही यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है। अब हम आ जाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो सबसे पहला ग्राफ है वो है द distance time graph में the change in the position of the body with time can be represented on the distance time graph. The change in the position of a body with time can be represented by distance time. ठीक है, in this graph distance is taken always on y axis. हमेशा ये याद रखिए x axis पे हमेशा हम किसको रखते हैं, x axis पे हमेशा हम रखते हैं टाइम, इसको कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते। टाइम को हमेशा आपको एक्स एक्सिस पे रखना है, दूसरी जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल को आप कहां रखो, वाई एक्सिस पे। जो भी वेरिएबल डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, जो भी चीज है वो सब आप वाई एक्सिस पे। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड इज अ स्ट्रेट। हमेशा ये याद रखिए जब कभी भी यूनिफॉर्म मोशन का केस होगा, कभी भी यूनिफॉर्म मोशन का केस होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, मैं वेलोसिटी टाइम की बात नहीं कर रहा अभी, मैं अभी बात कर रहा हूं डिस्टेंस टाइम की। अलग अलग ग्राफ के केसेस अलग अलग होंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब यूनिफॉर्म मोशन का केस होगा तो उस ग्राफ की जो स्लोप बनेगी, इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्लोप, इसी को स्लोप बोलेंगे। तो उसकी जो स्लोप होगी वो हमेशा इस तरह की होगी, इस तरह की स्ट्रेट लाइन। Because uniform speed के केस में body will travel equal distance in equal interval of time. तो यहाँ के केस में हमेशा जो स्लोप बनेगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, यहाँ की हमेशा। एक ग्राफिकल मोशन में फर्स्ट केस डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हम बात कर रहे थे, ये यूनिफॉर्म मोशन का हो गया। अब हम आ जाते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में आते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होगा, हमेशा ये याद रखिएगा जब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस होगा उसकी जो स्लोप बनेगी वो हमेशा किस तरह की स्लोप होगी, वो हमेशा इसी तरह की स्लोप होगी जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, हमेशा इस तरह की स्लोप होगी जब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस हो। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये हमेशा एक नॉन लीनियर ग्राफ बनता है। नॉन लीनियर ग्राफ का मतलब क्या होता है, वहां पे अनइक्वल डिस्टेंस की कवर हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब आपको किसी चीज को कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए आपको जो टाइम की इंटरवल लेनी होगी वो हमेशा इक्वल टाइम इंटरवल लेनी होगी, तभी तो आप कंपेयर करोगे किसी दो चीज को। तो आपको टाइम की इंटरवल हमेशा सेम लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ किस चीज का है, ये ग्राफ होता है अगर ऑब्जेक्ट नॉन लीनियर तरीके से मतलब नॉन यूनिफॉर्म तरीके से मूव कर रहा हो तो। ठीक है, ये केस होगा। अब हम लोग आते हैं एक और केस यहां पे देखते हैं, और वो केस है अगर ऑब्जेक्ट रुकी हुई हो तो। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट स्टॉप, अगर ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, वैसी केस में अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो वैसी केस का जो ग्राफ होगा, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि उस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी किसी पर्टिकुलर जगह से, किसी भी पर्टिकुलर जगह से जो उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वो हमेशा सेम होगी, वो मूव नहीं कर रही होगी।
तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही है किसी भी पर्टिकुलर जगह से। आप देखो ये डिस्टेंस अगर मान लो कि 20 मीटर पे है, डिस्टेंस इज इन मीटर, तो 1 सेकंड के बाद भी ये 20 मीटर पे ही है, 2 सेकंड के बाद भी 20 मीटर पे ही है, 3 सेकंड के बाद भी ये 20 मीटर पे ही है, 4 सेकंड के बाद भी ये 20 मीटर पे ही है। तो दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग अगर इस तरह का ग्राफ आता है। लेकिन किसमें, एस टी ग्राफ में हमेशा ये याद रखिएगा, दिस इज फॉर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में नहीं होगा ऐसा। ठीक है, ये हमेशा किस में होता है, एस टी ग्राफ में होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, और नेक्स्ट ग्राफ में आते हैं, अब हम आते हैं वीटी ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सबसे पहला जो केस हमने लिया है, इफ ऑब्जेक्ट इज, अब वेलोसिटी टाइम की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी टाइम में हम जो है ऑब्जेक्ट के स्टॉप की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी टाइम लेना है तो वेलोसिटी तो हमें लेना ही पड़ेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुकी हुई नहीं हो, नहीं। अब वैसा केस अगर गिवन होगा तो हम उसके लिए बताएंगे आपको। यहाँ के केस में जैसे सबसे पहला कंडीशन हमने लिया है कि इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहाँ पे 0 सेकंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, 20 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, अगेन 20 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, 20 मीटर पर सेकंड। ये है ना वेलोसिटी। आप देखने के लिए इस वाली ग्राफ पे जाओगे, क्योंकि वेलोसिटी की एक्सिस तो इधर है, y की एक्सिस पे है, टाइम की एक्सिस हमेशा x एक्सिस पे होती है, तो टाइम इधर है। तो वेलोसिटी पर्टिकुलर अगर 15 सेकंड में आपको वेलोसिटी देखनी है, तो 15 सेकंड में वेलोसिटी की लाइन कहां पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, इस पॉइंट पे आ रही है। ये देखो वेलोसिटी इस पॉइंट पे, ये 15 सेकंड हो गया। 15 सेकंड में देखिए वेलोसिटी क्या है, 20 मीटर पर सेकंड। 20 सेकंड में वेलोसिटी क्या है, अगेन 20 मीटर पर सेकंड। तो हर सेकंड में यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब ये जो लाइन बन रही है, ये लाइन किस चीज को शो कर रही है, ये लाइन शो कर रही है कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब यहाँ पे जो ये स्लोप है, इससे पहले वाले ग्राफ में जब हम आ रहे थे तो इससे पहले वाले ग्राफ में स्लोप क्या शो कर रहा था, इससे पहले वाले ग्राफ में स्लोप क्या शो कर रहा था, दैट वाज स्पीड। मैं अब एक बार उस पॉइंट पे आकर के बता देता हूँ। यहाँ पे जो है ये जो लाइन है, ये जो स्लोप है, ये जो लाइन है स्लोप है, ये स्लोप किस चीज को शो करता है, ये शो करता है हमेशा, देखो ये जो स्लोप है ये हमेशा किस चीज को शो करता है, दिस एक्सिस डिवाइडेड बाय दिस एक्सिस। हमेशा ये स्लोप हमेशा शो करेगा y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस, इसी को शो करता है हमेशा, y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। अब y एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस पे है स्पीड, x एक्सिस पे क्या है, टाइम है। तो स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम, स्पीड बाय टाइम हमेशा क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। स्पीड पर यूनिट टाइम, अभी यही पढ़ा था आपने, स्पीड पर यूनिट टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो ये वाली स्लोप हमेशा किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगी हमेशा। ये वाली स्लोप हमेशा एक्सेलरेशन को, हमेशा ये याद रखिए, y एक्सिस डिवाइडेड बाय दिस x एक्सिस, इसको रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, और हमेशा आपको एक बात और ध्यान रखना है, अगर हम इस चीज को पिछले वाले ग्राफ में आकर के मैं आपको क्लियर करता हूं। जैसे ये जो एक्सिस है, ये जो स्लोप है, ये स्लोप मैंने क्या बताया कि हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगी, y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। y एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस पे डिस्टेंस है, तो दिस इज डिस्टेंस अपॉन x एक्सिस। x एक्सिस पे क्या है, x एक्सिस पे है टाइम। आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, मैंने बोला था ना आपको, ग्राफ के केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम ही होता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब क्या, आप इसको स्पीड भी बोल सकते हो, आप इसको वेलोसिटी भी बोल सकते हो। तो ये जो लाइन है, ये लाइन किस चीज को शो कर रही होगी, स्पीड या वेलोसिटी को शो कर रही होगी। तो अगर ये लाइन इस तरह से आ रहा है, यूनिफॉर्म एकदम स्ट्रेट लाइन इस तरह से, तो इसका मतलब है कि दैट इज द केस ऑफ व्हाट, दैट इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अगर इस तरह की लाइन आएगी, दैट इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन अगर ये लाइन टाइम की एक्सिस के पैरेलल होगी,
अगर ये वाली लाइन टाइम के एक्सिस के पैरेलल होगी, जैसे अभी आपने इस वाले केस में देखा था, ये देखो ये क्या शो कर रही है, यहाँ के केस में दिस इज शोइंग एक्सीलरेशन, और ये लाइन देखो टाइम के एक्सिस के पैरेलल है, तो ये जिस चीज को शो कर रही है दैट विल बिकम जीरो। अब ये लाइन एक्सेलेरेशन को शो कर रही है, तो एक्सेलेरेशन विल बिकम जीरो। क्यों? देखो ना आप यहाँ पे देखो, 5th सेकंड पे भी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, 10th सेकंड पे भी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, 15th सेकंड पे भी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, 20th सेकंड पे भी वेलोसिटी 20 मीटर। कहाँ इसकी वेलोसिटी चेंज हुई? वेलोसिटी तो वही है, वेलोसिटी तो इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, और जब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन हियर विल बी जीरो, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में कोई चेंज होता नहीं है। जब कोई चेंज नहीं होता तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन हियर विल बी जीरो। ठीक है, इस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, इस स्लोप के नीचे का जो एरिया होता है विद टाइम एक्सेस, ये जो नीचे का एरिया है विद टाइम एक्सेस, ये एरिया हमेशा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये एरिया रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड को। ये जो एरिया है ना, दिस एरिया विल शो डिस्टेंस ट्रैवल्ड। जैसे अगर मान लो आपसे यही कंडीशन में पूछा गया 5th to 15th सेकंड के बीच में डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है, यही क्वेश्चन सामने दे दिया गया, यही ग्राफ सामने दे दिया गया, और आपसे क्वेश्चन पूछा 5th से 15th सेकंड के बीच में डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है। तो अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैसे निकालोगे? L इंटू डी कर लो। ये देखो ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, इसका रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, L इंटू बी। L कितना दिख रहा है? L ये रहा 10। बी कितना दिख रहा है? बी ये रहा 20। 200 मीटर विल बी द डिस्टेंस कवर्ड, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड। हमेशा ये याद रखिए, हमेशा ये जब भी वेलोसिटी होगी, अच्छा किलोमीटर, ओके सॉरी किलोमीटर है ना, ओके ओके ओके, यस इट विल बी द किलोमीटर, नॉट मीटर, इट विल बी किलोमीटर, यस, क्योंकि यहाँ किलोमीटर दिया हुआ है, इट विल बी, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल हियर विल बी किलोमीटर। तो हमेशा इसके नीचे का जो एरिया होगा दैट, लेकिन ये वेलोसिटी टाइम में, वेलोसिटी टाइम में, दूसरे एक्स उसमें नहीं, डिस्टेंस टाइम में नहीं, डिस्टेंस टाइम में तो वो तो स्पीड बताता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट ग्राफ में आते हैं। अब देखो ये जो केस है दैट इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। वहां पे क्या था? नॉन एक्सेलरेटेड मोशन था। अब दिस इफ द बॉडी हुज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम, यहाँ पे वेलोसिटी देखो आप इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे जब हम ऑब्जर्व करना शुरू किए थे तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो थी। देखो ये वाला केस, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो, जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया, दिस इज द स्टार्टिंग टाइम जहां पे हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया। 10 सेकंड के बाद, ये 10 सेकंड हुआ, 10 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देखो कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी के एक्सिस पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे। 20 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के लिए आप वेलोसिटी के एक्सिस पे आओगे, ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। 30 सेकंड के बाद आप वेलोसिटी को वेलोसिटी के एक्सिस पे देखोगे, ये हो गया 30 मीटर पर सेकंड। देखो हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो दिस इज द केस ऑफ व्हाट? इंक्रीजिंग वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाय विद टाइम। तो द टाइम, द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन हैविंग एन इंक्रीजिंग स्लोप। ये देखिए स्लोप, ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है? अभी मैंने आपको समझाया था, ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेलरेशन, है ना। और एक्सेलरेशन अगर निकालना हो, निकाल लीजिए फॉर्मूला से, v माइनस यू अपॉन टी करके निकाल लीजिए। या यहाँ पे जो है, जैसे सपोज करो कि आपको यहाँ किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, सपोज ये यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन निकालना, इस पर्टिकुलर टाइम 20th सेकंड में वहां पे हमने एक्सेलरेशन निकालना है। तो 20th सेकंड में तो यहाँ पे क्या होगा? जब भी हम निकालेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी करेंगे। 20th 30th इस बीच में हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। चलो इस बीच की एक्सेलरेशन निकालेंगे, 20th से स्टार्ट किया, 30th के बीच की हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। ठीक है, 20th से 30th के बीच की हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके देखें।
है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये तो समझ में आ रहा है ना। हर सेकंड में देखो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो यूनिफॉर्म तरीके से हो रही है। तो दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन है, ये स्लोप स्ट्रेट लाइन है, तो दैट विल ऑलवेज बी यूनिफॉर्म। अगर स्ट्रेट लाइन है तो दैट विल ऑलवेज बी यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म के लिए तो इस तरह का ग्राफ होना जरूरी है ना। नॉन यूनिफॉर्म के लिए किस तरह का ग्राफ होना जरूरी है? अभी आपने देखा था इस तरह का ग्राफ, इस तरह का ग्राफ कहीं पे होगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। लेकिन अगर इस तरह का ग्राफ आ रहा है जो अभी हमने देख रहे थे, तो वो तो यूनिफॉर्म होगा हमेशा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर हम 20 से 30 के बीच में निकालें कि एक्सेलरेशन कितना है, तो 20 से 30 के बीच में पहले आप देखिए वेलोसिटी चेंज कितनी है। वेलोसिटी चेंज कितनी है? 20 में 20, 30 में 30, तो वेलोसिटी चेंज कितनी हो गई? 30 माइनस 20, ये चेंज इन वेलोसिटी होगी, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम भी यहाँ पे 30 माइनस 20 ही है, सेम ही है, 30 माइनस 20, तो 10 by 10, this will be 1 meter per second square is the acceleration। ठीक है, यहाँ के केस में एक्सेलरेशन कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो एक अभी जो बताया आपको, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड। और वो कैसे निकालेंगे? उसके नीचे का एरिया निकाल लीजिए, जहां पे भी दिया हो उसके नीचे का एरिया निकाल लीजिए, दैट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड। जहां पे भी आपको सपोज करो, आपको मान लो क्वेश्चन में ये दिया गया 0 से 10 सेकंड के बीच का एरिया निकालो, यहाँ का एरिया कैसे निकालोगे? 0 से 10 सेकंड के बीच का एरिया, तो 0 से 10 सेकंड के बीच का एरिया निकालने के लिए आपको ये देखो, ये वाला पार्ट, इसका एरिया निकालना, इसका एरिया निकालो। इसका एरिया 0 से 10 सेकंड हाफ इंटू बी इंटू एच, है ना, ट्रायंगल है ना, हाफ इंटू बी इंटू एच, हाफ इंटू बी, बी कितना है? 10, और हाइट कितनी है? हाइट इसकी ये रही ना, ये देखो हाइट 10, 10 इंटू 10, 5 से कट गया, कितना आ गया? 50 मीटर विल बी द डिस्टेंस कवर्ड। लेकिन अगर मान लो कि इसी में हम एक क्वेश्चन आपको दे दें, यहां से यहां के बीच का आपको निकालना है, चलो यहां से यहां देते हैं, 20 से 30 के बीच का आपको निकालना है डिस्टेंस कवर्ड। तो देखो इसका आंसर क्या है। देखो यहां से 20 टू 30 के बीच का निकालना है आपको डिस्टेंस कवर्ड। ये निकालना पड़ेगा आपको यहां से यहां का एरिया, ये एरिया निकालना है आपको। ये जो रेड कलर से मैंने किया है, इस पार्ट का एरिया निकालना है। तो इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए आपके पास दो तरीका है, या तो आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड करके दोनों एरिया को निकाल करके आप ऐड कर दो, या फिर आप इसको पूरा का पूरा ट्रेपेजियम ले लो, दोनों तरीका है आपके पास। चलो हम इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, सी, डी और ई। पहले हम ट्रेपेजियम के फॉर्मूला से निकालते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स इसमें क्या हो जाएगा? ए बी और सीई, ये दोनों पैरेलल साइड्स हो जाएंगे। तो ए बी कितनी है? ए बी इज 20 प्लस सीबी, सीबी कितनी है? 30, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो जब ये दोनों पैरेलल साइड्स हो जाएगा तो हाइट ये हो जाएगी, दिस विल बी द हाइट, हाइट विल बी 10, ये है ना हाइट यहाँ का। तो ये हो गया हाफ इंटू 50 इंटू 10, 25, this will be 250 meter will be the answer। ठीक है, दूसरे तरीके से जिसका जिसका आंसर 250 है उसका आंसर करेक्ट है, बाकी बच्चों का आंसर गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना होता है डिस्टेंस कवर्ड। if a body whose velocity is decreasing with time, तो डिक्रीजिंग है तो इस तरह से स्लाइड वहां पे स्लोप जो आएगा नीचे की ओर आएगा, दैट इज डिक्रीजिंग। अगर नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ पे देखो कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, घट रही है, तो उस तरह उसमें ये केस आ जाएगा। Body whose velocity is non-uniform, the graph shows different variation. This is because velocity changes
अनइक्वल अमाउंट, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, तो उसमें केस में इस तरह के केस आएंगे। ठीक है, ये हो गया डी एक्सेलरेशन का केस, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जब घट रही हो लेकिन वो यूनिफॉर्म तरीके से घट रही है, घट तो रही है बट वो यूनिफॉर्म तरीके से घट रही है, तो फिर इस तरह का केस है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, और नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। देखो ग्राफिकल मेथड अभी तक जिसके भी स्कूल में पेपर हुआ है, आपने ये जरूर देखा होगा कि ग्राफिकल मेथड से एक क्वेश्चन तो डिराइव करने के लिए आता ही आता है। और जब मैं ये सॉल्व भी कर रहा था, जब ये बता भी रहा था, तो उस वक्त भी बोला था कि यहाँ से एक क्वेश्चन हर पेपर में आएगा, आपको ये जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। और मैं चाहे जितनी बार भी बता दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप 5 बार 10 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आपको कभी भी क्लियर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। v फॉर वेलोसिटी, लास्ट वाला टाइम, ये हो गया वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन s है, तो s को हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, या फिर आप चाहो तो डिस्प्लेसमेंट लिख लो, या आप चाहो तो पोजीशन लिख लो, इस तीनों में से कुछ भी लिख लो। एस के लिए हमने अभी तीनों टर्म यूज किया। लास्ट में क्या है, टाइम, ये हो गया। सेकंड इक्वेशन का नाम ये है, डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, पोजीशन टाइम, जो मर्जी आपकी वो। ठीक है, इस तरीके से इसका नाम लिखा जाता है। चलिए इसमें आते हैं, इसका नाम कैसे लिखा जाएगा। देखो ये इस टर्म का लास्ट में क्या है, एस। एस का मतलब फिर से वही सारी चीजें, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन, और लास्ट में यहाँ पे क्या है, देखो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्चुअली ये इक्वेशन ऐसे लिखा जाता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ऐसे लिखा जाता है। तो ये इसके बारे में तो हमने लिख दिया, ये सब है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, और इधर क्या आ रहा है, वेलोसिटी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेलोसिटी, ये इक्वेशन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जो है ये इक्वेशन ना लिख करके आपको बोलता है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन मोशन ऑफ डिराइव कीजिए, या डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस टाइम, पोजीशन टाइम इक्वेशन मोशन को डिराइव कीजिए, या पोजीशन वेलोसिटी को डिराइव कीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से इक्वेशन के बारे में बोला जा रहा है। ये जब पता होगा तभी आप इसको सॉल्व कर सकते। ठीक है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे वही है, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, और s जो है दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड। चलो अब हम लोग डेरिवेशन समझते हैं। डेरिवेशन समझने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक केस कंसीडर करेंगे। हम पहले एक वेलोसिटी टाइम एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये हो गया वेलोसिटी, ये वेलोसिटी की लाइन है, और ये हो गई हमारी। मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट जो है इसमें कुछ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी पहले से, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई यहाँ पे, और ये हो गया इसका एक्सेलरेशन। इतनी जो है ये है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये 0 पॉइंट हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, और ये हो गई इसकी इनिशियल वेलोसिटी u, ये हो गया इसका एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन से इतनी टाइम में, कितनी टाइम में, इतनी टाइम में, ये हो गया इसका टाइम, इतनी टाइम में इसने जो फाइनल वेलोसिटी, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। अब यहां पे देखो ये O पॉइंट हो गया, अब इस पॉइंट को हम A कंसीडर कर लेते हैं। मान लो ये पॉइंट को हमने A कंसीडर कर लिया, इस पॉइंट को B कंसीडर कर लिया, ये पॉइंट C हो गया,
और ये पॉइंट को हम एक यहाँ पे एक और लाइन पैरेलल ले लें, एक और लाइन पैरेलल ले लेते हैं, डी ले लिया, और ये जो टाइम वाली पॉइंट है ना, ये जो टाइम वाली है पॉइंट, इसको हमने यहाँ पे ई ले लिया, ठीक है। ओ ए क्या है, ओ ए क्या है, ओ ए ध्यान से देखते जाइए, ओ ए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है u, और ये ओ ए डी, ओ ई क्या है, t है, and which is also equal to AD. OB क्या है, फाइनल वेलोसिटी V है, which is also equal to C, ठीक है। और AC क्या है, A है, ओके। अब यहां से अगर हम एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, A इंटू टी इज इक्वल टू V माइनस U। V क्या है, V के लिए देखो हम CE लिख सकते हैं, माइनस U के लिए हम DE लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं। U क्या है, V क्या है, V के लिए देखो, V के लिए हमने क्या लिखा, CE, और U के लिए हमने क्या लिखा, U के लिए हमने लिख दिया D। तो ये जो पॉइंट है CE में से जब DE माइनस करोगे तो क्या बचेगा, CD बच जाएगा। तो A इंटू टी इज इक्वल टू हो गया CD। इतनी चीजें हम डिराइव करके अलग से रख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें जो भी चीज लिखना, अच्छा आप लोग ये टाइम ओवर होगा ना तो 5 मिनट के लिए बस और ज्वाइन कर लेना, बस 5 मिनट के लिए मैं ये कवर करवा दूंगा, ठीक है। जिस भी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम है एकदम ध्यान से देखते जाओ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बस 5 मिनट के लिए ज्वाइन करना, 5 मिनट सफिशिएंट है मेरे लिए, 5 मिनट में करो। सुनो, यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे लेट एन ऑब्जेक्ट हैविंग, ये सब लिखना जरूरी है, जो मैं लिख रहा हूं सारी चीजें लिखना जरूरी है। लेट एन ऑब्जेक्ट हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u is applied with an acceleration a in time t, which achieves its final velocity v, ठीक है। इतनी चीजें हमने लिख दी, इस वाले कंडीशन को हमने यहाँ पे ऐसे डिस्क्राइब कर दिया, ये इस वाले कंडीशन को डिस्क्राइब। अब हमें यहाँ पे डेरिवेशन करना है, चलो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। v क्या है, ce, यही है ना, ce इज v, देखो यहाँ पे v इज ce, तो v के लिए हमने क्या लिखा, ce इज इक्वल टू ce को देखो, ce को हम क्या लिखेंगे, ce को cd और प्लस de लिखेंगे ना, तो de प्लस cd लिखेंगे। देखो क्या लिखा है हमने यहाँ पे, या ध्यान दो, ce v है, यही डिराइव करना है ना हमको, ce इज v which is equal to de प्लस cd, de प्लस cd लिख दिया। अब ce हमें पता है कि v है, यहाँ पे हमने पहले निकाल लिया, ce इज v, ce को हमने v लिख दिया, इज इक्वल टू de क्या है, de इज, देखो यहाँ पे de को हमने क्या लिखा हुआ है, de इज u लिख दिया, प्लस cd के लिए हम देखो पहले से यहाँ पे डिराइव कर चुके हैं, यहाँ पे देख रहे हो पहले से हम डिराइव करके रख चुके हैं। cd के लिए सीधा हमने क्या लिख दिया, a इंटू टी। अब उसके बाद यहाँ पे बगल में आप सारी चीजें लिख दीजिए कि ce इज इक्वल टू v, de इज इक्वल टू u और cd इज इक्वल टू, बस हो गया, डेरिवेशन कंप्लीट। क्योंकि इतनी चीजें तो आपने यहाँ पे पहले ही कर दी है, इतनी चीजें यहाँ पे पहले ही कर दी है, इसलिए ये यहाँ पे डिराइव हो गया, ठीक है।
चलो अब सेकंड इक्वेशन में आते हैं, डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको मैं रब कर रहा हूं, हम डायरेक्टली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको हम डिराइव करेंगे। इस इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम क्या है? इसको हम लोग पोजीशन या फिर डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट और साथ में टाइम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। s क्या है? s इज द डिस्टेंस कवर्ड, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस कवर्ड हम निकालें तो OACE, इसका एरिया निकालेंगे। दिस इज द एरिया ऑफ OACE। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएगा वो यहीं से आएगा। तो S इजिकल टू क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड मतलब इसके नीचे का आपको पूरा, ये जो OACE है इसके नीचे का आपको पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ OACE निकालने के लिए क्या करेंगे? आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। कैसे? एरिया ऑफ OADE प्लस एरिया ऑफ ACD। देखो ये एरिया, ये वाला एरिया और ये भी एरिया, दोनों को निकाल करके हम दोनों को ऐड कर देंगे। OADE का एरिया देखो, ये क्या है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? L इंटू बी, ये यहां का एरिया हो जाएगा। L क्या है? OE इंटू बी, बी क्या है? OA। देखिए OADE का एरिया जो है L इंटू बी होगा ना। L क्या लिया? OE L ले लिया और OA B ले लिया प्लस। अब एरिया ऑफ ACD, ACD एक ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस इज AD इंटू हाइट, हाइट क्या है? CD। OE, OE क्या है? देखें OE कहां है? OE, OE किधर है? OE 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 ये रहा, T T। OA, OA देखो, OA 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 इज U प्लस हाफ इंटू AD, AD किधर है? AD AD ये रहा, T इंटू CD, CD किधर है? CD 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 यहां पे निकाला था, ये रहा 80 A इंटू T। तो S इजिकल टू क्या आया? देखो U इंटू T, UT प्लस हाफ इंटू T इंटू AT, हाफ इंटू AT स्क्वायर। ये हो गया आपका डेरिवेशन। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज को लिख दीजिए। यहाँ पे OE इज इक्वल टू T, OA इज इक्वल टू U, AD इज इक्वल टू T और CD इज इक्वल टू A इंटू T। ठीक है, इतनी चीजें हमने लिख दिया। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन डिराइव। डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहां पे भी पहले सबसे पहले नाम लिखना सीखिए। ये क्या है? वेलोसिटी। लास्ट में क्या है? s। s के लिए आप क्या क्या लिख सकते हो? डिस्टेंस लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, पोजीशन लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पे भी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। S इज इक्वल टू एरिया ऑफ
OACE, ठीक है, एरिया ऑफ OACE, दिस इज S। अब एरिया ऑफ OACE यहाँ पे तो जरूर करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे एरिया जो है वो किस तरीके से निकालेंगे? एरिया निकालेंगे हम लोग ट्रापेजियम के फॉर्मूला से। ये आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रापेजियम, उससे सॉल्व होगा हमारा थर्ड इक्वेशन। ट्रापेजियम OACE, इस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब इस ट्रापेजियम का पैरेलल साइड्स देखो तो पैरेलल साइड्स क्या है? OA प्लस C, ये इसका पैरेलल साइड है। और जब ये पैरेलल साइड होगा तो OE विल बी द हाइट, दिस विल बी द हाइट OE। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू OA। OA क्या है? OA इज U, दिस वन, प्लस CE क्या है? CE इज V, प्लस OE क्या है? OE इज दिस वन T, सॉरी प्लस नहीं है ये, दिस इज इनटू OE इज T। अब आपको करना क्या है? देखो यहाँ पे इसी जगह पे आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन हमको लेकर के आना है, इस इक्वेशन में T तो कहीं है ही। जब T कहीं है ही नहीं तो हम क्या करेंगे? इस T को यहां से हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? तो V इज इक्वल टू U प्लस AT, तो V माइनस U इज इक्वल टू AT, V माइनस U डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू T। अब इस T को आपको क्या करना है? यहाँ पे प्लेस कर देना, हाफ इंटू U प्लस V को आप V प्लस U लिख सकते हो, इंटू T, T की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? V माइनस U डिवाइडेड बाय A। तो S को इस 2 और A से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 और A से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर क्या आ गया? V प्लस U इंटू V माइनस U। तो अब इसको आप क्या लिखोगे? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन डिराइव। आपका तीनों इक्वेशन डिराइव हो गया, और ये हो गया सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। If a body moves in circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion. Uniform circular motion is accelerated motion because in a circular motion a body continuously changes its direction. हर पॉइंट पे आप देखो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है वो हमेशा रेडियस के 90 डिग्री पे होता है, हमेशा रेडियस के 90 डिग्री पे होता है, जिसको हम लोग टेंजेंशियल डायरेक्शन बोलते हैं। ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन बोला जाता है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज इन सर्कुलर मोशन a body continuously changes its direction. The circumference of a circle of radius, तो अब देखो यहाँ पे जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखो आप हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। तो जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा तो डायरेक्शन चेंज होने से क्या होगा? वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज होने से, डायरेक्शन कैसे इफेक्ट करेगा? डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होने से दैट ऑब्जेक्ट विल सेड टू बी इन एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, तो जब भी ये चेंज होगा तो दैट विल बी सेड टू बी इन एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, ये एक एक्सीलरेटेड मोशन का केस। और इसकी जो स्पीड कैलकुलेट की जाएगी, एवरेज स्पीड जब हम कैलकुलेट करेंगे किसी सर्कुलर मोशन की, तो एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं? यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या होगा? टोटल डिस्टेंस विल बी 2 पाई आर, ये है ना 2 पाई आर टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे जो सरकमफेरेंस हो जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, दैट इज t, तो 2 पाई r अपॉन t। तो ये हो गया इसकी एवरेज स्पीड। ओके, ये हो गया इसकी एवरेज स्पीड, और यहाँ पे जो है ये हो गया इसका
क्यों ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन जो है हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होता है, वो मैंने आपको बता दिया। ओके, तो बॉडी इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन, वो जो हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन में होगा। ये सारा पॉइंट मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होने से डायरेक्शन चेंज होगा, एंड दैट ऑब्जेक्ट विल सेड टू बी इन एक्सेलरेटेड मोशन। थैंक यू।